गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर भर्ती के लिए आज का हमारा भाग वैसे टॉपिक रहेगा ऊंट की नस्लें। देखिए, वैसे तो इस टॉपिक में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं ऊंट से संबंधित वन लाइनर फैक्ट से। वन लाइनर फैक्ट्स का मतलब जैसे कि दो कुबड़ वाले ऊंट किस देश में पाए जाते हैं या फिर कहां पर पाए जाते हैं, ऊंटों को बांधने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है, नवजात ऊंट का जो बच्चा होता है उसके अंतर्गत वजन कितना होता है, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। इस प्रकार के जो भी फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन रूम में बदल दिए जाते हैं। इसकी नस्लों से क्वेश्चन कम आते हैं जबकि फैक्ट्स से क्वेश्चन अधिक आते हैं। तो हमने यहाँ पर ऊंट की नस्लों के साथ साथ इसके जो भी वन लाइनर फैक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले है ऊंट की नस्लें। तो ऊंट की नस्लें देखते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, जो ब्लू कलर में है ये वो ऊंट की नस्लें हैं जो कि हमारे राजस्थान में पाई जाती हैं, जबकि जो नीचे लिखी गई जो भी नस्लें हैं जो रेड कलर में है ये राजस्थान के अलावा अन्य राज्य की हैं। तो देखिए, बीकानेरी हो गई हमारी बीकानेर जिले की, जैसलमेरी जैसलमेर की, मेवाड़ी मेवाड़ क्षेत्र की, जालोरी जालोर और सांचौर की, मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की, मेवाती हमारे राजस्थान का जो अलवर भरतपुर डी खैरथल तिजारत जिले हैं वहां की नस्ल हो गई, अलवरी हो गई प्रॉपर अलवर जिले की, इसी के साथ गोमट हो गई फलोदी की, फलोदी यानी जो जोधपुर से अलग करके एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना है वहां की है ये गोमट। इसी के साथ नाचना, ये एक गांव है जैसलमेर का। तो ये तो है हमारी राजस्थानी नस्लें ऊंट की। इसी के अलावा तो देखिए, जो कच्छ का रण है गुजरात में वहां की जो नस्ल है वो है कच्छी ऊंट की नस्ल। इसी के साथ सिंधी, ये भी गुजरात की नस्ल है और ये भी गुजरात की नस्ल है। इसी के अलावा जो मालवी है, ये जो एमपी का यानी कि मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वहां की नस्ल है मालवी। इसी के साथ खराई, ये देखिए खराई नस्ल है हमारी हरियाणा का जो करनाल जिला है वहां, और इसी के अलावा जो गुजरात का कच्छ का रण है वहां पर ये नस्ल पाई जाती है, करनाल और कच्छ के रण में खराई। तो ये हो गई हमारी राजस्थान के अलावा यानी कि बाहरी नस्ल और ये राजस्थानी नस्ल। चलिए, अब हम पर्टिकुलर एक एक नस्ल की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले नस्ल है हमारी बीकानेरी। तो देखिए, सबसे पहले इसका उत्पत्ति स्थान और वितरण क्षेत्र। तो देखिए, इसका उत्पत्ति स्थान है वो है हमारा बीकानेर। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा बीकानेरी का उत्पत्ति स्थान है बीकानेर। इसी के बाद में देखिए इसका वितरण क्षेत्र तो जाएगा हमारा गंगानगर, फलोदी, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर। ये इसका वितरण क्षेत्र है यानी कि सर्वाधिक ये इन स्थानों पर पाया जाता है। उसके बाद में देखिए, जो ये बीकानेरी नस्ल का ऊंट है ये 3 नस्लों के संकरण से विकसित किया गया है, यानी कि बीकानेरी जो नस्ल है ये एक संकरित नस्ल है। और उसमें से देखिए वो जो 3 ऊंट है जिनके संकरण से इसको तैयार किया गया है वो है सिंधी, बलूची और अफगानी। इन नस्लों के संकरण से इसको तैयार किया गया है। देखिए, यह ऊंट की सबसे ऊंची व सबसे भारी नस्ल है, सबसे तो अधिक इसकी हाइट है और इसका जो वजन है वो भी सबसे अधिक है। ये आपको याद रखना है, फैक्ट है ये। इसके अलावा भार खींचने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी कि जो कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल के जो ऊंट होते हैं वो होते हैं हमारे बीकानेरी नस्ल के लिए, कृषि कार्य के लिए या हम कहें कि भार ढोने के लिए। इन दोनों के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंट की किस्म है वो है हमारी बीकानेरी। मैं आपको आगे सभी बताऊंगा कि दूध देने के लिए कौन सा ऊंट फेमस है, सबसे सुंदर कौन सा है, और कृषि कार्य के लिए तो हमारा हो गया बीकानेर। इस प्रकार जो भी ऊंट है और उनकी जो भी प्रसिद्धि है वो मैं आपको बताऊंगा एक एक ऊंट की और सभी को एक साथ भी। चलिए, उसके बाद में इसका अदर फैक्ट, इस नस्ल की ऊंचाई जमीन से थोड़ी तक 10 से 17 फीट होती है। देखिए, हमने अभी पीछे पढ़ा कि सबसे ऊंचा है ये, यानी कि इसकी ऊंचाई है वो सबसे अधिक है, और वो कितने इसकी थोड़ी तक 10 से 17 फीट तक, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, इसके आगे के पैर मजबूत होते हैं। देखिए, ये ऊंट वैसे सबसे तगड़ा है, शक्तिशाली है, कृषि कार्य के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है इसके जो पैर हैं वो भी मजबूत होंगे। यदि पैर ही इसके हल्के होंगे, कम मजबूत होंगे, तो ये कृषि कार्य वगैरह इस प्रकार के जो काम है वो नहीं कर पाएगा। तो इसके आगे के पैर हैं वो मजबूत होते हैं। इसके अलावा देखिए, इसकी शारीरिक विशेषताओं से भी क्वेश्चन आता है। देखिए, इस नस्ल की खोपड़ी गोलाकार व ऊंची उठी हुई होती है। ये देखिए आप, इसकी जो खोपड़ी है ये गोल आकार की है। इसके बाद में देखिए,
जहां खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है वहां गहरा गड्ढा होता है और जिसे क्या कहा जाता है, स्टॉप कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये लाइन यहाँ पर लिखी नहीं है, जिसे क्या कहा जाता है, स्टॉप कहा जाता है। तो देखिए ये आंख है और ये इसका सिर है, इसके बीच में आपको ये एक गहरा गड्ढा दिख रहा होगा जो कि आपको ब्लैक होल जैसा नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है स्टॉप। इसके अलावा देखिए आंखों की पलकों व कानों के बाल घने होते हैं, यानी कि होते तो लगभग सभी ऊंटों में है, लेकिन जो घने गहरे बाल होते हैं वो होते हैं इसी नस्ल के ऊंट में, जिसके कारण इसे कहा जाता है झिरपा, यानी कि इन बालों को झिरपा कहा जाता है। देखिए ये मैंने लिख भी रखा है झिरपा, ये इसके कान हो गए, इसके पीछे के बाल, जबकि जो इसके आंख है यहाँ भी बाल होते हैं काले रंग के गहरे, वो आपको इस फोटो में नजर नहीं आ रहे, वो यहाँ पर ब्लैक हो रहा है इस कारण। तो इन बालों को कहा जाता है, घने गहरे बालों को कहा जाता है झिरपा, जबकि जो एक गड्ढा होता है इस गड्ढे को कहा जाता है स्टॉप। ये दो इसके फैक्ट हैं शारीरिक विशेषताओं के। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर, वो है हमारी जैसलमेरी। तो देखिए ये है दूसरी नस्ल। अब देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान है जैसलमेर, नाम से ही आपको पता चल गया होगा। और जिसका वितरण क्षेत्र है वो है बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, ये इसके जिले हो जाएंगे। देखिए इसकी टांगे पतली व तलवे चौड़े होते हैं। देखिए जैसलमेर में है थार का मरुस्थल और वहां पर चलने के लिए अधिक यानी कि जो रेत में नहीं धंस सके, यानी कि चौड़े एरिया की जरूरत होती है, तो ये ऊंट वहां पर चलने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इसके जो तलवे होते हैं ना ये नीचे के, ये सबसे अधिक चौड़े होते हैं और ये पैर पतले होते हैं, जिसके कारण इसका जो वजन है वो भी कम हो जाता है। अब देखिए टांगे पतली व तलवे चौड़े होते हैं, यानी कि वो मिट्टी में धंसते नहीं है। इस नस्ल का ऊंट एक सर्द रात में 100 से 140 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। तो कारण भी आपको पता चल गया होगा, मिट्टी में धंसते नहीं है पैर और इसका वजन हल्का है, तो ये लगातार चलता रहता है एक सर्द रात में 100 से 140 किलोमीटर तक। यह रेगिस्तान में सेना व पुलिस कार्यों हेतु उपयोगी है। ये इसका डायरेक्ट इसकी एक प्रसिद्धि है, यानी कि 100 से 140 किलोमीटर तक चल सकता है और सेना व पुलिस कार्यों के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है सबसे अधिक। इसके अलावा देखिए इसके द्वारा मरुस्थल में सवारी होती है। देखिए सवारी के लिए वैसे फेमस जो ऊंट है वो दूसरी नस्ल का है और उसका नाम है गोमट, लेकिन इसके द्वारा भी जो मरुस्थल है वहां पर सवारी की जाती है, लेकिन ये फेमस नहीं है, फेमस हमारा गोमट नस्ल का है। इसके अलावा देखिए यह जो फेमस है वो चीज देखिए, यह सबसे तेज चलने वाली नस्ल है, यानी कि इसकी जो दूसरी प्रसिद्धि वो है कि ये सबसे तेज चलता है और इसी के कारण इसे सर्कस दौड़ के लिए उपयुक्त माना जाता है। सर्कस दौड़ जहां भी होती है वहां इस नस्ल का ऊंट है वो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और इसी कारण यानी कि सबसे अधिक तेज चलता है रेगिस्तान में, तो इसी कारण कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वैसे तो ऊंट को कहा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके नहीं आएगा किस नस्ल को कहा जाता है, वो कहा जाता है जैसलमेरी नस्ल को। अब देखिए इसकी शारीरिक विशेषता, इसकी ऊंचाई 7 से 9 फीट होती है, इसकी आंखें चमकदार व सिर की तुलना में बड़ी होती हैं। देखिए पिछले की जो हमने हाइट देखी थी वो थी 10 से 17 फीट, यानी कि जो हमारा बीकानेरी नस्ल का था सबसे तगड़ा ऊंट था शक्ति के रूप में, यानी कि सबसे शक्तिशाली था, 10 से 17 फीट उसकी हाइट थी। लेकिन इसकी जो हाइट है वो है 7 से 9 फीट, यानी कि वजन कम है, तलवे अधिक चौड़े हैं, पैर पतले हैं, तो ये तुरंत आगे अधिक तेजी से दौड़ता है। तो सबसे तेज चलने वाली ये नस्ल हो गई और इसी के कारण 100 से 140 किलोमीटर ये चलता है और सर्कस दौड़ के लिए भी ये उपयुक्त माना जाता है। इन्हीं कारणों को देखते हुए वहां की जो सेना है और जो पुलिस है वो भी इसी ऊंट को काम में लेती है। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर और वो नस्ल है हमारी मेवाड़ी। आपकी बुक में ये 3 ही नस्ल दे रखी थी जिनको चित्र सहित समझाया गया है। तो देखिए इसका मूल उत्पत्ति स्थान देखते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा जो मेवाड़ क्षेत्र है, और मेवाड़ क्षेत्र का मतलब हो गया उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो जिले हैं ये इसके वितरण क्षेत्र हो गए। इसके बाद देखिए जो इसकी प्रसिद्धि है ऊंट की, वो देखिए यह नस्ल सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है, यानी कि दूध देने के लिए जो प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल है वो है हमारी मेवाड़ी। इसी के अलावा यह नस्ल पंजाब के ऊंटों से विकसित की गई है। जो हमारा बीकानेरी था
वो भी संकरित नस्ल है और ये भी एक संकरित नस्ल है जो कि पंजाब के ऊंटों से इसको विकसित किया गया है। इसके बाद देखिए इसकी मादाओं में, ये मदो नहीं है, मादाओं में जो मादा होती है ना, यानी कि ऊंटनी बोला जाता है, उसमें आयन पूर्ण विकसित होता है। देखिए आयन पूर्ण विकसित है और इसी के अंतर्गत दूध भरा हुआ होता है, इसी कारण ये सबसे अधिक दूध देती है। इसके अलावा देखिए शारीरिक विशेषता, तो देखिए शारीरिक विशेषता, देखिए नीचे का लटका हुआ होठ इस नस्ल की मुख्य प्रमुख विशेषता है। ये जो होठ है इसका, ये नीचे लटका हुआ है, नीचे वाला। अब देखिए इसको किस प्रकार याद करेंगे, तो देखिए जो मेवाड़ क्षेत्र है ये हमारे राजस्थान में कहां पर है, तो देखिए मेवाड़ होता है यहाँ पर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो जिले हैं ये हमारे दक्षिण राजस्थान के, यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो सबसे नीचे वाले जिले हैं वो ये मेवाड़ क्षेत्र के जिले, यानी कि नीचे के जिले। तो ये नस्ल राजस्थान में नीचे पाई जाती है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसका जो नीचे का होठ है ये भी नीचे ही होता है, यानी कि लटका हुआ होता है। आप याद रख लेना, तो नीचे नीचे शब्द से इसको इस प्रकार याद रख लेना। मेवाड़ी नस्ल राजस्थान में नीचे पाई जाती है और इसका नीचे का होठ नीचे होता है, यानी कि लटका हुआ होता है। इसके अलावा ये कोई यूनिक विशेषता नहीं है, इसका शरीर मध्यम आकार का होता है, ये एक नॉर्मल इसकी विशेषता है। बाकी ये होठ है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और एक ये दुधारू नस्ल है ऊंट की। चलिए आप चलते हैं हम हमारी अन्य नस्लों पर ऊंट की। तो देखिए उसमें जो पहली नस्ल है वो है हमारी नाचना। यह विश्व की सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल है जो नाचना, और ये नाचना है कहां पर, यह है जैसलमेर, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए गोमट, यह सवारी हेतु सर्वोपयुक्त नस्ल है। मैंने आपको पहले बता दिया था, सवारी इसके द्वारा सबसे अधिक की जाती है। जो गोमट, और ये गोमट है कहां पे, फलोदी, फलोदी का प्रसिद्ध है। देखिए अब तो फलोदी दूसरा नया डिस्ट्रिक्ट है तो फलोदी का ही नाम आएगा, कहीं आप इसे जोधपुर मत कर देना, जोधपुर अब गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए अन्य नस्ल वो है हमारी मारवाड़ी। तो देखिए मारवाड़ क्षेत्र यानी कि जोधपुर, बाड़मेर, फलोदे, बालोतरा, नागौर, ये हो जाएंगे इसके उत्पत्ति स्थान और इसका वितरण क्षेत्र। इसकी देखिए जो तथ्य है वो देखिए यह बीकानेरी नस्ल से मिलता जुलता होता है। और बीकानेरी हमारा कैसा था, वो था बिल्कुल शरीर में शक्तिशाली, यानी कि कृषि कार्य के लिए, बोझ ढोने के लिए उसे उपयोग में लिया जाता था। तो जो मारवाड़ी नस्ल का ऊंट है इसे भी वही कृषि कार्य के लिए उपयोग में लिया जाएगा। लेकिन जो प्रसिद्धि मिली हुई है वो है बीकानेरी ऊंट को, कि कृषि कार्य के लिए जो सर्वोत्तम नस्ल का ऊंट है वो है बीकानेरी नस्ल का, इसे उपयोग में लिया जाता है कृषि कार्य के लिए। लेकिन जो सर्वोत्तम नस्ल है वो है बीकानेरी नस्ल की ऊंट कृषि कार्य के लिए। इसके बाद में मेवाती, इसका उत्पत्ति स्थान अलवर, भरतपुर, डी, खैरतल, तिजारा, जो हमारे मेवात क्षेत्र के जिले हैं राजस्थान के। इसके बाद में देखिए जालोरी नस्ल का जो ऊंट है वो देखिए जालोर, सांचौर और सिरोही, यहाँ पर ये पाया जाता है। और इसका तथ्य देखिए इसमें झिरपा का अभाव होता है। झिरपा हमने वही बात की थी, जो आंखों पर और कानों पर जो घने बाल होते हैं उसी को कहा जाता है झिरपा, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन नॉर्मल तो इन सभी में होते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक होते हैं वो होते हैं हमारे बीकानेरी में। तो देखिए जो झिरपा देखी गई है वो देखी गई है बीकानेरी में, लेकिन इनमें नॉर्मल होते हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं, यानी कि इसमें अभाव होता है इन घने बालों का, बिल्कुल भी नहीं होते। तो जैसे जालोरी और जैसे झिरपा, ये याद रखना, जैसे जालोरी और जैसे झिरपा। इसके बाद में देखिए जो कच्छ के रण यानी कि गुजरात की नस्ल है ऊंट की कच्छी। तो देखिए इसमें स्टॉप यानी कि जो गड्ढा होता है वो, और जो घने बाल जो झिरपा, इन दोनों का ही अभाव होता है कच्छी में, जबकि जो जालोरी है इसमें सिर्फ अभाव होता है झिरपा का। आपको दोनों ही याद रखने हैं कि किसका अभाव किस ऊंट की नस्ल में होता है। चलिए अब हम देखते हैं ऊंटों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य देखिए 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। ये राजस्थान जीके में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 30 जून 2014, ये डायरेक्ट डेट के साथ आता है, तो 30 जून भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए भारत में 2 कुबड़ वाले ऊंट लद्दाख में पाए जाते हैं। जो ऊंटों में 2 कुबड़ होते हैं इस प्रकार है, तो ये 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं लेह लद्दाख में। जबकि जो भी हमारी राजस्थानी नस्लें थी ऊंटों की, उनमें सिर्फ पाया गया था 1 कुबड़। और देखिए इनका नाम भी इस कुबड़ के आधार पर है। जो 2 कुबड़ वाले ऊंट हैं इनका जो नाम है वो है कैमेलस बैक्टीरियनेस, और जबकि जो 1 कुबड़ वाला ऊंट है इसका नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस।
हम इसको दूसरे पशुओं के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे कि उनका वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे डेविस ओरिस नाम है भेड़ का है, तो इस प्रकार जो भी पशु हैं, भैंस है और जो गाय है, इन सभी के नाम को हम एक साथ पढ़ेंगे। इनमें नाड़ी गति, श्वसन गति, इनके जो भी प्रसव क्रिया है, सहवास क्रिया है, उन सभी को एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने जो भी फैक्ट्स लिए हैं वो सिर्फ ऊंटों से संबंधित हैं। चलिए उसके बाद में, भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल भारत में जितने भी ऊंट हैं उनमें से अकेले राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो है 84%। अकेले 84% ऊंट राजस्थान से आते हैं। इसके बाद देखिए, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है और ऊंट के मद में आने का समय सर्दियों में होता है। जो ऊंट में जो एस्ट्रस टाइम है वो आता है सर्दियों में। इसी के बाद देखिए, ऊंटनी के दूध में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसी के कारण ऊंटनी का दूध नहीं जमता है, यानी कि जो दूध से दही बनता है वो इसी के कारण नहीं बनता है, विटामिन सी के कारण। और यदि हम एक तत्व की बात करें तो तत्व होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस, यानी कि जो दही बनने के लिए जो एक नेसेसरी तत्व होता है लैक्टोबैसिलस, जो हमारे दही में मौजूद होते हैं, लाभकारी बैक्टीरिया है ये। तो ये विटामिन सी के कारण जो ऊंटने का दूध है इसमें अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ऊंटने का दूध नहीं जमता है। इसके अलावा एक दूसरा रीजन भी है कि जो ऊंटने का दूध है इसमें लगभग 87.91% क्या होता है, वाटर, यानी कि सबसे पतला दूध जो होता है वो होता है ऊंटने का दूध, तो जिसके कारण भी इसका दही नहीं जमता है। दही जमाने के लिए एक रेनेट आता है, उसको मिलाया जाता है। ये रेनेट एक एंजाइम होता है, फिर इसका दूध जमाया जा सकता है। लेकिन यदि सामान्यतः यदि आप इसे स्वयं जमाओगे तो ये नहीं जमेगा, यानी कि दही नहीं बनेगा इससे। इसके बाद देखिए, ऊंटनी के दूध में पाए जाने वाला तत्व लाइसोजाइम व इंसुलिन है। देखिए ये इंसुलिन और लाइसोजाइम क्या है, तो देखिए इंसुलिन तो एक प्रकार का हार्मोन है जो कि जो शुगर यानी कि मधुमेह के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए लाभकारी होता है। शुगर के पेशेंट में इस इंसुलिन की कमी हो जाती है, तभी उनका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और जैसे ये दूध पिएंगे ऊँटने का तो इंसुलिन उनके शरीर में जाएगा और ये वापस उस शुगर को कंट्रोल कर देगा। इसके अलावा देखिए, लाइसोजाइम ये एक प्रकार का बैक्टीरिया प्रतिरोधी है। लाइसोजाइम, यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की आंखों में जो द्रव होता है वो होता है हमारा लाइसोजाइम, यानी कि ये सेम द्रव होता है और ये बैक्टीरिया को मारता है। जैसे आप यदि बाइक पर चल रहे हो, आपकी आंख में कोई मच्छर गिर जाता है तो जैसे ही गिरता है फिर वो मर जाता है। क्यों मरता है? क्योंकि वो इस लाइसोजाइम यानी कि इस द्रव्य के संपर्क में आता है। ये बैक्टीरिया प्रतिरोधी होता है, यानी कि उस बैक्टीरिया मच्छर को ये मार देता है। तो दोनों के दोनों तत्व ये इस दूध में उपस्थित होते हैं। इसके बाद देखिए, ऊंट को एक दिन में 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक दिन में ये आवश्यकता होती है और ऊंट एक बार में 135 लीटर पानी पी सकता है। जैसे ऊंट को आज आपने पानी पिलाया 135, उसके बाद उसको एक दिन में 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और वो यूज करता है फिर मान लो अपनी आवश्यकता के लिए 25 लीटर। तो इस प्रकार वो ऊंट है वो एक बार पानी पीने के बाद में कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। 25 वो यूज करेगा, तो जब तक उसका ये 135 लीटर जो पानी है ये जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उसे पानी पीने की दोबारा आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद देखिए, ऊंट अपनी आरबीसी जो ब्लड के अंदर सेल होती हैं, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, इनका आकार है वो 240 गुना तक बढ़ा सकता है ऊंट। इसके बाद में देखिए, ऊंट के मद में आने को रट या फिर मस्त कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है, तो मिलती है ऊंट में देखने को। चलिए अब चलते हैं आगे ऊंटों से संबंधित तथ्यों पर। तो देखिए, बैठने के काम आने वाले ऊंट को कहा जाता है सवारी ऊंट, यानी कि सवारी करते हैं। भार ढोने वाले को कहा जाता है लद्दू ऊंट, और जो प्रजनन रिप्रोडक्शन के काम आने वाला जो ऊंट है उसे कहा जाता है माही या फिर रहट ऊंट कहते हैं। इसी के अलावा देखिए, जो ऊंट पालने वाली जो जाति है, जो कास्ट है, वो है हमारी रैबारी या फिर राई का। इसी के अलावा देखिए, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है लोक देवता पाबूजी महाराज को, जो महमूद गजनवी से युद्ध करके ऊंट लेके आए थे हमारे राजस्थान में। इसी के बाद देखिए, जो नवजात ऊंट का जो बच्चा होता है उसका जो वजन होता है 35 से 40 किलोग्राम। ऊंट के शरीर का तापक्रम दिन भर परिवर्तित होता रहता है, और ये क्यों परिवर्तित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है ये देखिए, ऊंट के शरीर का तापक्रम
कुबड़ के द्वारा नियंत्रित होता है। जो हमने बताया था ना, ऊंट के ऊपर कुबड़ होता है, एक कुबड़ तो हमारे राजस्थानी नस्लों में और 2 कुबड़ लेह लद्दाख वाली ऊंटों की नस्लों में, तो उसके द्वारा नियंत्रित होता है, कुबड़ के द्वारा टेम्परेचर। फिर देखिए, ऊंटनी 3 से 4 वर्ष की आयु में गर्भ धारण करने में सक्षम होती है तथा नर ऊंट 5 से 6 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य होता है। यानी कि ऊंटनी जो गाभिन होती है वो 3 से 4 वर्ष की उम्र में हो जाती है और जो नर ऊंट प्रजनन करता है वो करता है 5 से 6 वर्ष की उम्र में। इसके बाद देखिए, मादा ऊंटनी 2 वर्ष के अंतराल पर बच्चा देती है। जो गैप होता है ना, वो होता है 2 वर्ष का। उसके अलावा देखिए, ऊंट को प्रतिदिन 75 से 100 ग्राम साधारण नमक देना चाहिए। इसके लिए एक ऊंट के आवास हेतु 70 से 100 फीट स्थान की आवश्यकता होती है। देखिए, दोनों का डाटा सेम है, 75 से 100, और आवास के लिए भी 70 से 100 लगभग सेम है। तो दोनों को आप इस प्रकार याद रख लेना, साधारण नमक भी 75 से 100 और आवास भी 75 से 100 या फिर 70 से 100 फीट स्थान की आवश्यकता होती है। तो चलिए गाइज, ये हमारी यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो गई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।